गुड इवनिंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रकाश सर। हम लोग लास्ट वीडियो में हेनरी का नियम पढ़ चुके हैं, उसके लिए शर्त और उसका उपयोग जान चुके थे। यहाँ पे आज हम लोग का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है मेरे भाई? राउल्ट का नियम। ध्यान दीजिएगा, आज का अपना टॉपिक है राउल्ट का नियम। राउल्ट्स लॉ। देखिए ध्यान से, राउल्ट का नियम अर्थात राउल्ट्स लॉ क्या है, देखिएगा ध्यान से। चलिए, राउल्ट लॉ को पढ़ने से पहले हम लोग को कुछ टर्म की जानकारी होनी चाहिए, जैसे वाष्पन, संघनन, नेक्स्ट वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब, और यदि इतना चीज आप जान गए तब विद्यार्थी राउल्ट के नियम की बात करेंगे, क्योंकि इतनी चीजों की जानकारी आपसे अपेक्षित की जाती है कि इतनी बात की जानकारी आपको होगी। मैं चाहता तो डायरेक्ट 15 मिनट में राउल्ट का नियम पढ़ा लेता, लेकिन सब चीज डीपली बताना है कि आपको हर बात समझ में आए। आइए, सबसे पहले वाष्पन क्या होता है विद्यार्थी। हम लोग यहाँ एक पात्र लेकर के इसमें किसी द्रव पदार्थ को ले लेते हैं। किसको लेते हैं बाबू? यस, द्रव पदार्थ को ले लेते हैं। अब इस द्रव पदार्थ के जितने भी उच्च ऊर्जा वाले अणु होंगे, कौन से अणु? उच्च ऊर्जा वाले अणु। ये उच्च ऊर्जा वाले अणु वायुमंडल में, ये ऊपर में वायु है ना, तो ये वायुमंडल, इसके उच्च ऊर्जा वाले अणु वायुमंडल में क्या हो जाते हैं बहादुर? गतिमान हो जाते हैं। यह घटना क्या कहलाती है? यानी कि द्रव के उच्च ऊर्जा वाले अणुओं का वायुमंडल में गतिमान हो जाने की घटना क्या कहलाती है? बोलिए, वाष्पन का डेफिनेशन समझ में आया? क्या बोलेंगे? तो ध्यान दीजिएगा, किसी द्रव के उच्च ऊर्जा वाले अणुओं का वायुमंडल में गतिमान हो जाने की घटना क्या कहलाती है? या फिर जनरली अधिकांश लोग यही नहीं जानते हैं विद्यार्थी कि द्रव पदार्थ को लेकर के गर्म किया जाता है तो इसके ये ऊपर वायुमंडल में गतिमान हो जाते हैं, यह घटना क्या कहलाती है? तो विद्यार्थी, आप गर्म करें तो भी या बिना गर्म किए भी तो कुछ अणु होते हैं। जैसे आप याद करो कि भाई आप क्या करते हो बाबू कि पानी कल से ले करके और रख देते हो, पता चलता है पूरा ऊपर तक रखे हो, कुछ देर बाद कुछ वाष्पित हो जाता है, उसमें से हो जाता है ना। तो कौन सा वाष्पित होता है? जितने भी उच्च ऊर्जा वाले अणु होते हैं, जितने कणों की ऊर्जा उच्च होती है, वही वायुमंडल में गतिमान हो जाते हैं, जो गर्म करने पर हो सकता है। ठीक है बाबू? तो हमें ये नहीं, सीधा यहाँ पे बोलना है वेपराइजेशन के बारे में कि वाष्पन क्या है। क्या बोला मैंने बाबू? कि किसी द्रव के उच्च ऊर्जा वाले अणु वायुमंडल में गतिमान हो जाते हैं, यह घटना क्या कहलाती है? याद रहेगा क्या बोला मैंने? किसी द्रव के उच्च ऊर्जा वाले अणुओं का वायुमंडल में गतिमान हो जाने की घटना क्या कहलाता है? वाष्पन कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा, वाष्पन साधारण शब्दों में देखा जाए तो किसी द्रव का किसमें परिवर्तन है बाबू? यस, किसी द्रव का वाष्प में परिवर्तन क्या है जी? तो जस्ट इसके उल्टा कि वाष्प का किसमें परिवर्तन? वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ध्यान रहेगा बाबू, क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। वाष्प का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? अब ध्यान दीजिएगा क्या है, यदि आप किसी द्रव पदार्थ को एक पात्र में लेकर के गर्म करते हैं, ओके, इस पात्र में लेकर के गर्म करते हैं और ये बंद पात्र है, ढक्कन है भाई। जो आप यहाँ पे गर्म करेंगे तो यहाँ से उच्च ऊर्जा वाले अणु गतिमान हो जाएंगे,
तो यहाँ पे जो घटना होगी वो कौन सी घटना होगी बाबू? वाष्पन की। लेकिन जैसे इस ढक्कन के पास पहुंचेगा तो विद्यार्थी यहाँ पे आपको पता है कि जल की बूंदे लटक जाती है ना, जो नीचे की तरफ टपकने लगता है। तो यहाँ पे विद्यार्थी कौन सी घटना हो रही है? अब बताओ, संघनन की घटना हो रही है। और यहाँ पे यहाँ वाष्पन के टाइम में द्रव किस में बदल रहा है बाबू? वाष्प में। और यहाँ पे वाष्प किस में बदल रहा है? द्रव में। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे द्रव जो है वाष्प में बदल रहा है, किसमें? और वाष्प किस में बदल रहा है? एक समय ऐसा होगा जिस समय द्रव के वाष्प में परिवर्तन और वाष्प के द्रव में परिवर्तन का दर समान हो। दर समान है। उस स्थिति को विद्यार्थी हम सब कहते हैं, क्या बोलते हैं? साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम स्टेट। ध्यान दीजिएगा क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि वह स्थिति जब द्रव का वाष्प में परिवर्तन या वाष्प के द्रव में परिवर्तन की दर समान हो, क्या कहलाता है? साम्यावस्था। अब देखो, साम्यावस्था की स्थिति में वाष्प के कणों द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? क्या बोला मैंने? वाष्प का परिभाषा बाबू, साम्यावस्था के दौरान वाष्प के कणों द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? याद रहेगा, साम्यावस्था के दौरान वाष्प के कणों द्वारा लगाया गया दाब क्या कहलाता है? बात समझ में आई? ध्यान रखिएगा। तब बताइए बाबू, ये साम्यावस्था की स्थिति हो जाए और उस समय वाष्प के कणों द्वारा जो दाब आरोपित किया जाएगा, उस दाब को हम लोग क्या कहेंगे जी? क्या कहेंगे? वाष्प दाब। तो विद्यार्थी, ये जो वाष्प दाब है उसे पी से सूचित कहते हैं। किससे? पी फॉर प्रेशर, वाष्प दाब। और बाबू, इस दाब का मात्रा क्या हो सकता है? एटीएम हो सकता है, टॉर हो सकता है, बार हो सकता है, और बाबू पास्कल हो सकता है, सेंटीमीटर एचजी बोल सकते हैं, एमएम एचजी बोल सकते हैं। नहीं बोलते हैं कि इतना एमएम ऊंचे पारे के दाब के बराबर है। चलिए बाबू, अब ये वाष्प दाब, अब क्या है बाबू? शुद्ध वाष्प। देखिए दोनों में अंतर क्या है बाबू? ये वाष्प दाब जो होता है किसी भी मिश्रण का बारे में बोल सकते हैं, ठीक ना? जैसे मान लीजिए कि जल है, जल में अपने चीनी को मिला दिया और उसके बाद अपने गर्म करना शुरू किया, अब वाष्प दाब उत्पन्न हो रहा है, तो उसको सिर्फ क्या बोलिएगा? लेकिन सिर्फ हम जल का वाष्प दाब निकाल रहे हैं, तो बताइए बाबू, जल में कुछ नहीं मिलाया गया है, तो उस स्थिति में जो वाष्प दाब होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? यानी कि घटकों का अलग अलग दाब, उसका क्या कहलाता है? शुद्ध वाष्प दाब कहलाता है। याद रहेगा, शुद्ध वाष्प दाब को विद्यार्थी पी डिग्री से सूचित किया जाता है। किससे? पी डिग्री। और इसका भी मात्रक वही सब होगा, ध्यान दीजिएगा। ये है पी और ये है पी। कुछ लोग पीनट पढ़ देते हैं, नट नीचे लगाया जाता है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी पढ़े, लिखना है आपको सही सही, ठीक है ना? उतना ज्यादा लोचा नहीं कि दिमाग में टेंशन ले लीजिए। वाष्पन, संघनन, वाष्प दाब, शुद्ध वाष्प दाब, 4 पॉइंट क्लियर हुआ। पहला क्या है बाबू? वाष्पन। मैंने क्या बोला बाबू? कि द्रव के उच्च ऊर्जा वाले अणु का वायुमंडल में गतिमान होने की घटना क्या कहलाता है? वाष्पन या वाष्पीकरण कहलाता है। और सिंपल शब्दों में बोलना हो तो द्रव का वाष्प में परिवर्तन और वाष्प का द्रव में परिवर्तन। वाष्प दाब क्या है बाबू? तो साम्यावस्था के दौरान वाष्प के कणों द्वारा उत्पन्न दाब क्या कहलाता है? इसे पी से सूचित किया जाता है। इसका मात्रक एटीएम टॉर या बार होता है। नेक्स्ट क्या है विद्यार्थी? शुद्ध वाष्प दाब। तो बाबू, किसी घटक का, कोई भी घटक है, उसका पर्टिकुलर यानी सेपरेट जो प्रेशर होता है वह उसका क्या कहलाता है? जिसे किसे सूचित करते हैं? और वो भी मात्रक सेम ही होगा, ठीक? तो क्या मैं उम्मीद करूं आपसे कि आप इन सबों का डेफिनेशन खुद से लिख लीजिएगा। किसका किसका बाबू? तो वाष्प दाब के टाइम में क्या होना चाहिए बाबू? साम्यावस्था कब होता है बाबू? तो जब द्रव के वाष्प में और वाष्प का द्रव में परिवर्तन की दर, यस, वह स्थिति जब वाष्प का द्रव में तथा द्रव का वाष्प में परिवर्तन की दर समान हो, साम्यावस्था कहलाता है। और साम्यावस्था के दौरान वाष्प के कणों द्वारा उत्पन्न दाब क्या कहलाता है? वाष्प दाब कहलाता है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि इन सभी को लिख लेंगे आप अपने से नोट कर लीजिएगा इतना चीज। अब आते हैं हम राउल्ट के नियम पे।
ध्यान रखिएगा, वाष्पन और वाष्पदाब का काम आगे भी चल के पढ़ने वाला है हम लोग को। राउल्ट का नियम बाबू, राउल्ट का नियम क्या कहता है, ध्यान से सुनिए। राउल्ट का नियम बोलता है कि नियत ताप पर किसी, बहादुर दिखाई दे रहा है वीडियो में ये, चलो, नियत ताप पर किसी विलयन के वाष्पशील घटक सीधा लिख देता हूँ, घटक का वाष्पदाब, यस वाष्पदाब उस घटक के मोल प्रभाज के यस समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, ठीक बाबू। अर्थात हाँ, P समानुपाती, मोल प्रभाज को एक्स से सूचित किया जाता है, P समानुपाती। और बाबू ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ क्या लगा देंगे, अभी अभी मैंने बताया था कि P जो है दाब है, वाष्प दाब, और P डिग्री, और ये एक्स क्या है, मोल प्रभाज है। ठीक है विद्यार्थी, ये रहा। अब बताओ विद्यार्थी, इसे ही आप राउल्ट के नियम को दूसरे शब्दों में ऐसे भी तो लिख सकते हो। दूसरे शब्दों में बाबू क्या लिखोगे आप राउल्ट के नियम को, तो यहाँ से बोल सकते हैं कि विलयन के किसी वाष्पशील घटक का वाष्प दाब उसके शुद्ध वाष्प दाब एवं मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर रहेगा ना, ऐसे बोल देंगे। यहाँ दूसरे शब्दों में क्या, विलयन के वाष्पशील घटक का क्या वाष्प दाब उसके शुद्ध वाष्प दाब एवं उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। बात समझ में आई? ये है विद्यार्थी किसका नियम, राउल्ट का नियम। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रहा है। तो एग्जाम में राउल्ट का नियम पूछे तो आप ये लिखे या फिर यह लिखे, कोई दिक्कत ना होना चाहिए। बात समझ में आई? तो एक काम कीजिए, आप इस चीज को जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए वीडियो को रोक करके। लिख ली लो, जल्दी कीजिए। राउल्ट का नियम, देखिए लिख लिए होंगे। यहाँ पे खूब आराम से आप लिख सकते हैं ना कि जहाँ P डिग्री क्या है बाबू, हाँ जी, शुद्ध वाष्प दाब। आपको अभी बता चुके हैं, इसलिए नहीं फंसना चाहिए इसमें। शुद्ध वाष्प दाब, चलिए पंडित जी लिखा गया, मिटा दें। क्या हो रहा है जी, बड़े स्लो हैं, मिटा दीजिए। अच्छा विद्यार्थी, अब इसमें आपको एक बात पे ध्यान देना है। देख लीजिए, और वो क्या है विद्यार्थी, तो यहाँ पे मुझे आपको इस बात पे ध्यान दिलाना है कि यदि क्वेश्चन दिया जाए कि प्रमाणित
करें कि किसी विलयन के वाष्प दाब को किसी एक ही घटक के मोल प्रभाजों के पद में व्यक्त किया जा क्या क्वेश्चन हो गया एक कि क्या है वो क्वेश्चन कि प्रमाणित करे कि किसी विलयन के वाष्प दाब को किसी एक ही घटक के मूल प्रभाज के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। आइए हम लोग जब इसका प्रमाण देंगे तो क्या करेंगे बाबू, यहाँ पे लिख लेंगे कि माना कि AB एक कौन सा विलयन है बाबू, द्विअंगी विलयन है। ओके, जिसके दोनों घटक A तथा B वाष्पशील है, जिनका वाष्प दाब PA तथा क्या है बाबू PB एवं शुद्ध वाष्प दाब क्रमशः, बोलो बाबू, P डिग्री तथा है एवं इनका मोल प्रभाज यस XA एवं XB है। ओके बाबू, तो राउल्ट के नियम से बताओ बाबू, यहाँ मैं लिख दूं कि घटक A का वाष्प दाब, बताओ तो बाबू, घटक A का वाष्प दाब यदि मैं लिख दूं यहाँ तो PA होगा ना। राउल्ट के नियम के अनुसार PA बराबर क्या होगा, हम जानते हैं कि P बराबर होता है P डिग्री इंटू, और चूंकि यह किस घटक का वाष्प दाब है तो घटक A का वाष्प दाब PA बराबर P डिग्री A इंटू क्या होगा। इसी तरीके से विद्यार्थी घटक B का वाष्प दाब कितना, बोलो तो सीधा बोलेंगे आप PB बराबर P डिग्री B इंटू। कोई दिक्कत है यहाँ तक जी? दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ से फिर से देख लीजिए एक बार ध्यान से, जब क्वेश्चन ऐसा दिया गया तो हमको पता है कि हम लोग को अपने 12वीं क्लास के स्टैंडर्ड पे सिर्फ द्विअंगी विलयन के बारे में पढ़ना है। तो हमने क्या किया कि मान लिया कि ये भी एक द्विअंगी विलयन है, इसके दोनों घटक वाष्पशील है, जिनका वाष्प दाब इतना इतना है, शुद्ध वाष्प दाब इतना इतना, और इनका मूल प्रभाज मैंने लिख दिया। अब राउल्ट का नियम अप्लाई किए, दोनों निकल गया। आओ आगे बताओ। अब हम लोग को पता है किसके नियम से बाबू, इधर लिख देना, जगह नहीं है तो, किस नियम से बाबू, तो डाल्टन के नियम से बताओ बाबू, डाल्टन के नियम से P बराबर यानी विलयन का कुल वाष्प दाब जो P होगा वह दोनों घटकों के वाष्प दाबों के योगफल के बराबर होगा। अब बताइए PA प्लस PB होगा, जो घटन है, बताओ तो PA का वैल्यू कितना है, P डिग्री A इंटू, अब PB का वैल्यू कितना है, P डिग्री B इंटू। अब बताओ बाबू, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये XA और XB क्या होते हैं बाबू, मूल प्रभाज होते हैं। बोलो क्या होता है, ये मूल प्रभाज है। और हमें पता है
कि किसी बिलियन के सभी घटकों के मूल प्रभाजों का योग कितना होता है? एक होता है। तो अब बताओ इस बिलियन में दो घटक है, एक्स ए और एक्स बी, दो घटक है ना बाबू, ये दोनों का मूल प्रभाजों का योग कितना होगा? ये दो घटक के मूल प्रभाजों का योग समान मतलब एक हो गया। तो अब यदि मैं यहाँ से चाहूँ कि बताओ बाबू एक्स बी बराबर कितना होगा, तो क्या बोलेंगे? 1 माइनस, है ना। तो बताओ यहाँ पे P डिग्री A इंटू क्या एक्स ए प्लस P डिग्री B, और एक्स बी के लिए मैं क्या पुट कर सकता हूँ? 1 माइनस एक्स। अरे मेरे भाई 50 क्यों उड़ गया? समझ में आया? यहाँ से उत्पन्न हुआ, देख लीजिए ध्यान से, यहाँ से। ओके, अब बताओ बाबू यहाँ आगे क्या करेंगे हम लोग? तो P डिग्री A एक्स ए है, और यहाँ पे गुना करेंगे। क्या मैं एक स्टेप पूरा दूं? यहाँ इसको गुना करेंगे तो P डिग्री B इंटू 1, तो P डिग्री से बचेगा, और यहाँ माइनस में P डिग्री B इंटू एक्स ए बचेगा। तो क्यों ना मैं इसको पहले लिख देता हूँ P डिग्री B अब प्लस इन दोनों में जो एक्स ए कॉमन होगा उसको निकाल दूंगा मैं, तो यहाँ क्या बचेगा? P डिग्री A माइनस P डिग्री इंटू आया। ये किसका भाई? P बराबर हो गया। बताइए बताइए तो यहाँ ध्यान से देख करके कि बिलियन का जो वास्तव है उसमें कितने घटकों के मूल प्रभाजों का काम पड़ा है? सिर्फ यही ना है। क्या यहाँ पे B घटक एक्स बी कहीं है? तो यहाँ पे आप आराम से इतना कर क्या लिख देंगे प्रूफ कि भाई, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में कहा जाए कि किसी बिलियन के वास्तव को किसी एक ही घटक के मूल प्रभाज के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। बोलो, तो एक ही घटक के मूल प्रभाज के पद में व्यक्त कर दिए कि नहीं? यहाँ ला के लिख देंगे प्रूफ, कोई दिक्कत? यदि मैं पूछूं कि बताओ ठीक है ये एक्स ए के टर्म में है, यदि एक्स बी के टर्म में लिखना होता तो कैसे लिखते? तो सीधा सा बात है, सीधा कहोगे सर जहाँ जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये है वहां पे भी कर देंगे, यानी कि यहाँ पे ये ला देंगे तो P डिग्री होता, फिर यहाँ पे बाबू माइनस यहाँ एक्स बी। समझ में आया? तो विद्यार्थी आप किसी एक के पदों में एक्सप्लेन कर सकते हैं ना जी। तो आप बताइए ये क्वेश्चन तो बन गया अपना, हम लोग नोट कर लेंगे, इसको मैं मिटा दूंगा। चलो चला, वीडियो को रोक करके अब आप इसे नोट कर लें। हाँ देखिए बाबू, ये वाला क्वेश्चन मतलब जो था हम लोग का क्वेश्चन, ये तो हो गया भाई जो प्रमाणित करने वाला है। अच्छा बाबू, अब हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है पता है आप लोग को? सीधा सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राउल्ट का नियम क्या है। ओके, तो राउल्ट का नियम आप खूब आराम से बता सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब आप राउल्ट का नियम और उसका गणितीय रूप लिख दीजिएगा। फिर विद्यार्थी राउल्ट नियम से संबंधित ये न्यूमेरिक मतलब ये क्वेश्चन पूछा सकता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, कि प्रमाणित करें कि किसी बिलियन का वास्तव उसके एक ही घटक के मूल प्रभाज के पदों में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये भी काम हो जाएगा। अब हम लोग को एक बात ध्यान देना है कि कभी कभी कुछ ऐसे भी बिलियन होते हैं जिसमें अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है। कैसा विलय बाबू? जैसे मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पे एक पात्र ले लेते हैं और इस पात्र में बाबू जल ले लेते हैं और जल लेकर के इसमें बाबू चीनी घोल देते हैं। और बताओ विद्यार्थी, जब आप इसको गर्म करोगे तो सिर्फ जल ही ना वाष्प बन करके उड़ सकता है, चीनी कभी उड़ेगा? मतलब यह अवाष्पशील है, मतलब अउड़नशील है, उड़ने लायक नहीं है। तो विद्यार्थी इस स्थिति में जो यहाँ पे वाष्प दाब उत्पन्न होगा वह सिर्फ किसके कारण होगा? क्या कभी दोनों घटकों के कारण हो सकता है? नहीं। तो इस स्थिति में विद्यार्थी किसी भी विलयन का दाब जो P होगा, क्या होगा? P बराबर P डिग्री इंटू क्या x, और ये वाला है जो विद्यार्थी एक ही घटक है, जैसे यहाँ पे कौन है? जल, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या? विलायक है ना। तो विद्यार्थी कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि विलयन में विलय कैसा है तो उस विलयन का कुल वाष्प दाब सिर्फ किस पे निर्भर करता है? और हम ऐसे बोल सकते हैं कि P बराबर P डिग्री इंटू एक्स विलायक।
और यहाँ पे उसी विलय का क्या है, शुद्ध वास्तव है। क्या है बहू, शुद्ध वास्तव। ध्यान रहेगा ना, तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में बड़ी काम आएगा अवास्तविक विलय के केस में। ये लिखने लायक नहीं है, सिर्फ ध्यान में रखना है। चलिए इस वीडियो में इतना ही रोक देते हैं। क्यों? क्योंकि अगले वीडियो में मुझे बता देना है राउट नियम के आधार पे विलयन का प्रकार, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। ओके, दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।